हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से कुछ वीडियोज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी तक हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स प्लांट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में। जो प्लांट को डोमेस्टिकेट किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 7.5 नंबर में या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसे 150 से 200 या 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, तो कौन कौन से पॉइंट आपको मेंशन करने हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि डोमेस्टिकेशन क्या है। अगर हम बात करते हैं प्लांट डोमेस्टिकेशन की, तो प्लांट को डोमेस्टिकेट करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको थ्योरी को फॉलो करते हुए समझाऊंगा। ठीक है, इस बुक की थ्योरी को फॉलो करते हुए हम चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य जो होते हैं या किसी भी तरीके से प्लांट की जो वाइल्ड स्पीसीज है वो कन्वर्ट हो जाती है कल्टिवेटेड स्पीसीज में। ठीक है, तो आइए डोमेस्टिकेशन के बारे में और भी अच्छी तरह से डिटेल में जानते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि डोमेस्टिकेशन जरूरी नहीं है कि प्लांट का ही हो। भले ही हम यहाँ पर बॉटनी के अंदर प्लांट के डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का भी होता है। आज के समय में आप देखते हैं, आप लोग डॉग्स को पालते हैं, जितने भी पेट एनिमल्स हैं, कैट है, पिग है, या चिकन है, या हॉर्स है, शिप है, गोट है, ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं आजकल डोमेस्टिकेशन एनिमल्स के। तो हमने उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है ह्यूमन वेलफेयर के केस में, या अपने लिए किया है। तो यानी एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है, बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन या घरेलूकरण या ग्राम्यन जो वर्ड यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। और एक चीज़ और भी मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए, ये जो वाइल्ड स्पीसीज है, जब ये ह्यूमन अपने साथ उसे ले आता है और अपने घर के आसपास उसे लगाता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो उन चेंजेस को भी हमें नोट डाउन करना होगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं उस चेंजेस को डिटेल में डिस्कस भी करूंगा कि अगर आप किसी वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड स्पीसीज में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसका डोमेस्टिकेशन करते हैं, तो उस प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। साथ में इसी तरह से जब आप किसी एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते हो तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप पालतू डॉग्स को देखो, डॉग्स की आजकल बड़ी खतरनाक और काफ़ी अच्छी और समझदार स्पीसीज भी हैं। तो अगर आप उनको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उनमें और जो जंगली, जो बाहर के जो गली के डॉग्स होते हैं, उनमें और उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आइए समझते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। किसी स्पीसीज को जंगली अवस्था में मानव प्रबंधन यानी ह्यूमन मैनेजमेंट में लाने की क्रिया को ही हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, या बुक्स में जो क्या लिखा हुआ है। भाई, जितनी भी वाइल्ड स्पीसीज है प्लांट की, अगर आप उसे अपने घर के आसपास ला करके, यानी उसका प्रबंधन करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसे बड़ा करेंगे उस प्लांट को, तो आपने क्या किया, उस प्लांट का डोमेस्टिकेशन कर दिया। आज की सभी फसलें प्री हिस्टोरिक मानव द्वारा जंगली पादप स्पीसीज के डोमेस्टिकेशन से प्राप्त हुई हैं। वही बात बोली गई है कि आज के समय में जितनी भी आप लोग फसलें देख रहे हैं, जितने भी क्रॉप्स प्लांट आप देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से फूड प्रोडक्शन में काम आते हैं, काफ़ी सारे ह्यूमन के लिए वो लाभदायक प्लांट्स होते हैं, वो कभी न कभी यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में वो जो है वाइल्ड स्पीसीज से ही प्राप्त हुई हैं। डोमेस्टिकेशन के दौरान मानव द्वारा जाने या अनजाने में, कई बार डोमेस्टिकेशन अनजाने में भी हो जाता है और कई बार जानकर भी हो जाता है। और कई बार जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, वो किसी भी प्लांट की स्पीसीज का बीज लेकर के अपने मुंह में दबा करके कई किलोमीटर दूर तक किसी और कंट्री में जाकर के गलती से उसने थ्रो कर दिया या गिर गया उस बीज से,
तो वो बीज अगर उस मिट्टी में जाकर के एक नया प्लांट बनाएगा, एक नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरीके से भी डोमेस्टिकेशन हो जाता है। बाय मिस्टेक सपोज कीजिए कि अगर वो ह्यूमन मैनेजमेंट में आ जाता है तो वो डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो कई बार डोमेस्टिकेशन जो होता है वो एक्सीडेंटली भी हो जाता है और कई बार जानबूझकर भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में वाइल्ड स्पीसीज के कंपैरिजन में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। ये बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आप मान लीजिए आपने किसी प्लांट के वाइल्ड स्पीसीज का डोमेस्टिकेशन कर दिया, तो जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे डोमेस्टिकेशन करने के बाद तो काफी सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन के दौरान सभी फसलों में सेटरिंग या तो समाप्त हो गया है या बहुत कम रह गया है। कई फसलों में काफी सारे क्रॉप्स प्लांट जैसे कि जौ है, गेहूं है, मूंग आदि में डोरमेसी लुप्त हो गया है। लगभग जो प्रसुप्ति आती थी, डोरमेसी रहती थी सीड के अंदर, वो सब जो है धीरे धीरे खत्म हो गया है। कुछ फसलों में यानी कुछ क्रॉप्स प्लांट ऐसे हैं उसमें टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं उनमें कमी आई है। यानी कि एक समय में जब वो वाइल्ड स्पीसीज थी तब वो बहुत ज़्यादा जहरीली थी क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल था, लेकिन जब उसे कल्टीवेट किया गया, जब उसका डोमेस्टिकेशन किया गया तो देखा गया कि उन टॉक्सिक सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा कमी आई जब उसे ह्यूमन की देखरेख में किया गया, क्योंकि ह्यूमन ने उसके अंदर चेंजेस भी लेकर आए। तो ऐसे में वो जो टॉक्सिक मटेरियल है उसमें कमी आई। जैसे कि कुकुरबीट्स में आप देखेंगे जो कड़वापन आता था वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी है। आप बहुत कम ही ऐसे सब्जियां देखेंगे कुकुरबीट्स के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। राइट, सभी फसलों की पत्तियां या ब्रांचिंग या टिल्टरिंग आदि मॉडिफाई हुआ है, यानी रूपांतरण उसमें हुआ है। कई फसलों जैसे सीरियल्स या मिलेट्स आदि में पौधों की लंबाई में कमी आई है। लंबाई में कमी आना जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर ये प्लांट गिर जाते हैं तो ऊपर के जो स्पाइक्स हैं जिसमें कि सीरियल्स लगे रहते हैं वो सब के सब जो है गिर जाएंगे तो हमें फायदा क्या होगा। तो इसीलिए उसमें मॉडिफिकेशन जरूरी था जो कि ह्यूमन की देखरेख में हुआ। जबकि कुछ स्पीसीज जैसे कि जूट है, गन्ना है, चारे की फसलें आदि की लंबाई में वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते थे कि लंबाई में वृद्धि हो, तो ये चेंज भी हमारी वजह से हुआ है। अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में कमी आई है, यानी काफ़ी सारे ऐसे क्रॉप्स प्लांट हैं, काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो अपने समय से पहले ही पक जाते हैं। किसकी वजह से? ह्यूमन की देखरेख की वजह से। हम लोग ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। उनकी जो अवधि है वो कम हो चुकी है। कपास, अरहर आदि में सभी फसलों के दाने तथा फलों के साइज में वृद्धि हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट है उसका प्रोडक्शन हो, उसका साइज बढ़े। तो ये सब जेनेटिक चेंज हमारी वजह से हुआ है। सभी फसलों के उपयोगी भागों में आशीत वृद्धि हुई है। कुछ फसलों जैसे कि केला है, गन्ना है, आलू है, शकरकंद आदि में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ावा मिला है। और कई फसलें ऐसी हैं, कई क्रॉप्स प्लांट ऐसे हैं जो कि पॉलीप्लॉइड हो चुके हैं। ठीक है, कई डायोसियस फसलों में हर्मेफ्रोडाइट विभेदों का विकास हुआ है और कुछ फसलों में आलू, सूरजमुखी आदि में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का लोप हो गया है। ठीक है, परंतु अधिकांश डोमेस्टिकेटेड फसलों में जो जंगली स्पीसीज है, जो वाइल्ड स्पीसीज की अपेक्षा वेरिएबिलिटी में कमी हो गई है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने जिन जिन प्लांट्स का, जिन जिन वाइल्ड स्पीसीज को डोमेस्टिकेट किया है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं और वो चेंजेस ह्यूमन मैनेजमेंट की वजह से आए हैं। आज भी डोमेस्टिकेशन एक उपयोगी रिप्रोडक्शन मेथड है। माइक्रोब्स के अलावा लकड़ी देने वाले वृक्षों, औषधि यानी मेडिसिनल वाले जो प्लांट्स होते हैं तथा कुछ विशेष उपयोग वाले पौधों का जो डोमेस्टिकेशन है वो उल्लेखनीय है। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, यानी डोमेस्टिकेशन के दौरान जो सिलेक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये भी आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में मेंशन करना होगा, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। उन सभी इंडिविजुअल्स जो आपस में बिना किसी बाधा के संगम करते हैं या संगम कर सकते हैं को मिला करके पॉपुलेशन कहा जाता है। इस प्रकार के पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के सभी जो पौधे होते हैं वो शामिल रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, जो कि एक ही क्षेत्र में उग रहे हों। स्पष्ट रूप से किसी भी पॉपुलेशन में विभिन्न जीनोटाइप वाले पौधे उपस्थित होते हैं। जब किसी पॉपुलेशन में उपस्थित डिफरेंट जीनोटाइप वाले पौधों की जनन दर यानी रिप्रोडक्टिव रेट डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न होती है तो इसे सिलेक्शन कहा जाता है। जनन दर में विभिन्नता प्राकृतिक कारकों यानी जो नेचुरल फैक्टर अथवा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी भी उसको अफेक्ट करती है। तो इस आधार पर सिलेक्शन को दो निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है नेचुरल सिलेक्शन, जहां पर प्रकृति खुद से सिलेक्शन करती है,
एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, यानी ह्यूमन के द्वारा सिलेक्शन करवाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स चेंजेस इन प्लांट स्पीसीज अंडर डोमेस्टिकेशन, यानी जब वाइल्ड स्पीसीज का आपने कल्टीवेशन किया, ठीक है, आपने उसे चेंज कर दिया कल्टीवेटेड स्पीसीज में, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें समझना होगा, उसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और ये सब आप लोग अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में मेंशन करेंगे। डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में हुए चेंजेस, जो परिवर्तन है, वो इतने अधिक है कि सामान्यतः यह मानना कठिन होता है कि सभी फसलें भी खरपतवारों की तरह थी। सबसे अधिक परिवर्तन पौधों के उन लक्षणों में हुए हैं जिसके लिए मानव सिलेक्शन किया था, यानी कि सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पर आए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रूट है, हम चाहते हैं भाई उस फ्रूट का साइज बड़ा हो, जितना बड़ा साइज होगा हमें फायदा होगा। वहां पर जो चेंजेस हुआ है वो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हुआ है, यानी कि जैसा ह्यूमन चाहता था उसी के हिसाब से वहां पर चेंजेस आए हैं, ठीक है। मुख्य फसलों के लक्षण में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, जैसे कि फलियों बालियों आदि के सेटरिंग में कमी और उसका लोप हुआ है। डोरमेसी में भी कमी आई है। अब चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर डोरमेसी होगी तो हमें वहां पर प्रोडक्शन बहुत कम होगा, तो इसी वजह से डोरमेसी में कमी आई है, ठीक है। अदरवाइज वाइल्ड स्पीसीज में डोरमेसी होती थी। आफ्टर डोमेस्टिकेशन डोरमेसी लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके बाद टॉक्सिक तथा हानिकारक जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, उनकी कमी आई है, ठीक है। यानी अगर आप देखें आज के समय में इतने सारे क्रॉप्स प्लांट हैं, उनमें टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद टिलरिंग तथा ट्रांचिंग पत्तियों के अभिलक्षणों में परिवर्तन हुआ है। कई फसलों के पौधों की लंबाई घटी है, जैसे कि गेहूं धान है। अगर गेहूं धान की लंबाई अगर मान लीजिए बढ़ जाती है तो इसमें दिक्कत हमें ही है, इसमें जो घाटा है वो हमें ही को होता है। इसी वजह से हमारी वजह से, यानी हमने कुछ ऐसे केमिकल इंट्रोड्यूस किए, हमने अपने हिसाब से उनकी जो लंबाई है उसको घटाया है। समय के हिसाब से उनमें अपने आप भी अडेप्टेशन या चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो कई फसलों के पौधों की लंबाई घटी है, जैसे कि गेहूं है, धान है, ठीक है। सपोज करो कि जैसे ये हमारे पास गेहूं का एक पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रूट लगा पड़ा है, ठीक है, ये स्पाइक है। अगर ये हवा से टूट जाएगा तो ये स्पाइक भी नीचे गिर जाएगा। तो हमें मेन मतलब तो इससे होता है, स्पाइक से। अगर सपोज करो ये हमें नहीं मिलेगा तो बाकी पौधे का हम क्या करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर लंबाई जो है वो गेहूं और धान की छोटी होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स इनडिटर्मिनेट स्वरूप का स्थान डिटर्मिनेट स्वरूप ने ले लिया है। लाइफ साइकिल की जो अवधि है वो कम हुई है, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइफ साइकिल कम होगी उतनी ही जल्दी हमें जो फूड है या फ्रूट है या प्रोडक्शन होगा वो हमें उतनी जल्दी मिलेगा। इसी वजह से जो लाइफ साइकिल है, जो उसका ड्यूरेशन है वो कम हो चुका है कई सारे प्लांट्स का। कुछ फसलों जैसे कि गन्ना है, जूट आदि में पौधों की लंबाई बढ़ी है। क्योंकि हम चाहते हैं भाई गन्ने की लंबाई अगर बढ़ेगी तो हमें उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, उतना ही अच्छा आउटकम मिलेगा। तो वहाँ पर देखो लंबाई जो है वो बढ़ी है। तो यानी आप देख रहे हैं जो चेंजेस आए हैं वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग आए हैं, ठीक है। दानों बीजों फलों की जो साइज है उसमें वृद्धि हुई है। अब जितना ज़्यादा फल और दानों का साइज होगा उतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। आर्थिक महत्व के अंगों की उपज में वृद्धि हुई है। कई फलों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ावा मिला है। कुछ फसलों में पॉलीप्लोइडी को बढ़ावा मिला है। बहुत से फसलों वृक्षों में डायोसियस फॉर्म के स्थान पर बाइसेक्सुअल फॉर्म विकसित किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। कई फसलों में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का लोप हुआ है। किस्मों के भीतर यानी कई सारी वैरायटी के भीतर उपस्थित जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे घटती गई है। तो इतने सारे जो चेंजेस हैं वो किसकी वजह से आए। अगर आप किसी वाइल्ड स्पीसीज का डोमेस्टिकेशन करेंगे तो डोमेस्टिकेशन के बाद ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद चेंज नंबर 16 भी नोट डाउन कर लीजिए। फसलों में संबंधित स्पीसीज में वांछनीय जीनों का स्थानांतरण लगातार किया जा रहा है। अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा फसलों में असंबंधित जीवों के जीनों का स्थानांतरण यानी जीन को ट्रांसफर किया जाने लगा है। क्योंकि देखो अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी मदद से बहुत सारे चेंजेस हम ला सकते हैं। काफ़ी सारे डिजायरेबल ट्रेट्स यानी अपनी इच्छा के अनुसार हम अपनी चीज़ों को वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डोमेस्टिकेशन के बारे में डिस्कस किया और डोमेस्टिकेशन की वजह से प्लांट के अंदर जो वाइल्ड स्पीसीज थी उसमें और कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से चेंजेस आए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये चेंजेस इतने ज़्यादा ड्रास्टिक थे, इतने ज़्यादा चेंजेस हैं कि आप देखकर पहचान ही नहीं पाओगे कि अच्छा ये इसकी वाइल्ड स्पीसीज है। सपोज करो कि अगर आपने कहीं देखा कि एक लड़का है वो 6 फुट 2 इंच का है, सपोज करो वो 6 फुट से ऊपर है उसकी हाइट है। अगर उसके पिता 5 फुट के होंगे तो आप डेफिनेटली ये डाउट में पड़ जाएंगे कि क्या इसी के पिता हैं, क्योंकि देखो जरा साइज में कितना डिफरेंस है।
तो इसी तरीके से वाइल्ड स्पीसीज का और कल्टीवेटेड स्पीसीज में इतना ज़्यादा अंतर आ चुका है कि वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वाइल्ड जो स्पीसीज है उसी से ही ये उत्पन्न हुए हैं। इसके ऊपर जो है काफ़ी सारा डाउट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, पूर्व स्थापन के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।